डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, और दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा ये आपका 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। ये वाला क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। इसमें हमें हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करना है। तो हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। इसमें हम हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा प्लेन वेव्स लेंगे और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है हम इसमें प्लेन वेव्स का देखेंगे कि कैसे होता है। तो वेव ऑप्टिक्स का ही चाहिए, चैप्टर नंबर 10 है हमारा। चैप्टर नंबर 10 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। तो इसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब कि जब भी आपकी अगर ये आपका इंटरफेस है, ठीक है, और यानी कि ये लाइट अगर आपकी इसमें इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो इसका ये इस मीडियम में आपकी बेंड हो जाती है। या तो आपकी कई बार नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और कई बार आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो इसमें ये हम डिस्कस करेंगे। वी विल नाउ यूज़ हाइगन प्रिंसिपल टू डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इसमें हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना है इसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। ठीक है, तो इसमें हम हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे और इसमें हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब, ये अगर मान लो कोई आपका इंटरफेस है और ये लाइट अगर आपकी ऐसे स्ट्राइक करती है इस इंटरफेस पे, और मान लो कि ये नॉर्मल है, तो ये कई बार नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, कई बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमें प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ 2 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हमें प्रूफ करना है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। हम इसमें करेंगे प्लेन वेव का यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। लेट पी पी डैश रिप्रेजेंट्स द सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम 1 एंड मीडियम 2, यानी कि दो मीडियम है यहाँ पे। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो आपका दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है उसको हमने क्या लिखा है, पी पी डैश। और V1 एंड V2 रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, यानी कि मीडियम 1 में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो V1 है, और मीडियम 2 में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी V2 है। वी एज्यूम ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी प्रोपेगेटिंग इन द डायरेक्शन ए डैश इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल I। Let tau be the time taken by the wave front to travel the distance BC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दो मीडियम है यहाँ पे, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। मीडियम 1 में जो वेव की वेलोसिटी है वो V1 है, V1 मीडियम में V1 वेलोसिटी है मीडियम 1 में, और V2 वेलोसिटी है आपकी मीडियम 2 में। ठीक है, और प्लेन वेव फ्रंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, प्लेन वेव हम ले रहे हैं, और जो आपका वेव फ्रंट है वो कितने एंगल पे इंसिडेंस कर रहा है, एंगल आई पे वो आपका इंसिडेंस कर रहा है। तो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में हमें ये वाला डायग्राम पहले हमें देखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, और इससे हमें डेरिवेशन जो है यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्या दी गई है, ये प्लेन वेव ए बी जो है वो आपकी इंसिडेंट कर रही है एट एन एंगल I ऑन द सरफेस पी पी डैश सेपरेटिंग द मीडियम 1। प्लेन वेव है आपकी ए बी, दैट इज़ इंसिडेंट एट एन एंगल I, जो कि एंगल I पे आपकी इंसिडेंट करती है सरफेस पी पी डैश separating the medium 1 and medium 2. The plane wave undergoes refraction
and CE represents the refracted wavefront. The figure corresponds to V2 less than V1 so that the refracted ray bends towards the normal. तो इसमें हम ये वाला फिगर जो है इसमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि मान लो ये कोई आपका प्लेन वेव फ्रंट है, मान लो ये आपका इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये वाला मीडियम 1 है और ये वाला मीडियम आपका 2 है, ठीक है। तो मान लो फिर इसमें क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है और ये भी अगर आपकी इंसिडेंट रे है, पैरेलल रेज होंगी। पैरेलल रेज का जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो हम इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ पहले कि जब भी आपने वेव फ्रंट बनाया था, जैसे कि मान लो ये कोई आपका वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट में ये जो चीज़ होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करती है। प्लेन वेव फ्रंट में ये जो हमने ऐसे एरो बनाया है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द रे ऑफ लाइट। ऐसे ही अगर हमारे पास ये कोई पॉइंट सोर्स था और ये हमारे पास ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट था, तो इसमें जो हम ये चीज़ है, ये जो हमारे एरो हैं, ये एरो हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज एरो रिप्रेजेंट्स द रे ऑफ लाइट। तो ये एरो हमारे रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई प्लेन वेव फ्रंट है तो इसमें इसके परपेंडिकुलर हम ये जो एरो लगाते हैं, ये एरो जो हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाए हैं, ये हमारे क्या हैं, दीज आर द रे ऑफ लाइट, यानी कि ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है। और दिस प्लेन इज़ द, ये प्लेन जो है ये हमारा वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम एरो लगाते हैं, दे रिप्रेजेंट्स द रे ऑफ लाइट। तो यही सेम हम यहाँ पे प्रूफ इस वाले डायग्राम में हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो इस वाले डायग्राम में ये आपका एक इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है आपका और ये मीडियम 2 है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये आपकी एरो हमने लगाया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई जो हमने ये एरो लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये किस पे स्ट्राइक कर रही है, दिस रे स्ट्राइक एट द पॉइंट ए ऑन द इंटरफेस। तो ये इंटरफेस ए पे, पॉइंट ए पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। और तो अगर हम यहाँ से ये ड्रॉ करें, दिस इज़ ए बी, तो दिस विल बी 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, दैट इज़ द 90 डिग्री। तो ये जो चीज़ है ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो हमारा ए बी है, ए बी इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। ये हमारा जो ए बी है, ठीक है, ये जो हमारा ए बी है, ये जो हमने ए बी बनाया है, दिस ए बी इज़ द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। अब ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट ए पे स्ट्राइक करता है इस इंटरफेस पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रे हमारी रिफ्रैक्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि इस वाले मीडियम पे जब हमारी रे स्ट्राइक करेंगी तो ये हमारी रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हमारी जो रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्शन के बाद हमारा जो वेव फ्रंट होगा उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा मीडियम हो गया, ये मीडियम हमारा, और ऊपर वाला मीडियम हमारा मान लो फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम है। और यहाँ से ये हमारी लाइट आ रही है, यहाँ से जो हमारी ये लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, ये हमारी यहाँ पे हमने ऐसे बनाई है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई, ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई। और पॉइंट ए से अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट होगा। दिस इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, तो ये हमारा
इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है जो कि मीडियम की तरफ जा रही है और ये पॉइंट ए पे स्ट्राइक कर रही है। तो पॉइंट ए से तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, दिस इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। कि जो वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट कर रहा है ये वो है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारा रिफ्रैक्शन, क्योंकि इस रे में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद हमें इसका रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है और स्नेल्स लॉ को इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है BC, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि V1 जो है वो वेलोसिटी है, V1 जो वेलोसिटी है वो आपकी वेव की वेलोसिटी है मीडियम 1 में, और V2 जो वेलोसिटी है वो वेव की वेलोसिटी है मीडियम 2 में। और ये जो हमारा वेव फ्रंट है, जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, वो इंसिडेंट कर रहा है एट एन एंगल I। तो यहाँ पे ये जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, तो ये इंटरफेस के साथ में जितना एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट इस इंटरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे, लेट टाउ बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल द डिस्टेंस BC। ठीक है, यानी कि इसके, ये तो हमारा इंटरफेस पे है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये तो हमारे इंटरफेस पे है, लेकिन यहाँ से पॉइंट B के जो वेवलेट्स हैं उनको पॉइंट C तक पहुँचना है। पॉइंट A जो है वो हमारे इंटरफेस पे है, लेकिन पॉइंट B जो है वो हमारा इंटरफेस पे नहीं है, तो उसको पॉइंट B के जो वाइब्रेशंस हैं उनको पॉइंट C तक आने में कितना टाइम लगेगा, V1 इंटू टाउ का, क्योंकि मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, V1 है, और मान लो कितना टाइम वो ले रहे हैं, T टाइम ले रहे हैं। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लिखें वेलोसिटी अगर है वो हमारी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हमारा यहाँ पे कितना है, टाइम हमारा यहाँ पे टाउ है, तो अगर हम इसको यहाँ पे टाउ लिखें तो कितना डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी है मीडियम 1 में V1, और टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पे टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट A तो हमारे इंटरफेस पे है, लेकिन पॉइंट B जो है वो हमारा इंटरफेस पे नहीं है। तो पॉइंट B के जो वाइब्रेशंस हैं उनको पॉइंट C तक आने में, और पॉइंट C हमारा इंटरफेस पे है, तो पॉइंट B के वाइब्रेशंस को पॉइंट C तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इनको इतना डिस्टेंस V1 टाउ का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है वो V1 है, और डिस्टेंस जो है वो टाइम जो है वो टाउ है, तो कितना डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, V1 इंटू टाउ का डिस्टेंस जो है उनको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम देख रहे हैं कि मीडियम, अब लाइट जो है वो हमारी कहाँ पे पहुँच गई है, मीडियम 2 में पहुँच गई है, और मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, V2 की है। अब हमने जैसे हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो हाइगन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हम टाइम T के बाद जो वेव फ्रंट की पोजीशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट A पे हमें अगर निकालना है कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहाँ पे होगा, तो पॉइंट A को सेंटर मान के, ठीक है, तो पॉइंट A को सेंटर मान के, तो हाँ हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो हाइगन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हमने हाइगन प्रिंसिपल में देखा था कि ये अगर हमारे पास कोई वेव फ्रंट था, ठीक है, टाइम T इज इक्वल टू 0 में, और इसके बाद अगर हमें टाइम T इज इक्वल टू टाउ पे अगर हमें वेव फ्रंट निकालना है, तो इसको हम सेंटर मान, इसको हमने सेंटर मान के एक सर्कल बनाया था, और इनके जो टेंजेंट थे उसको हमने ऐसे जोड़ा था। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है
उसको सेंटर मान के हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, और अगर यहाँ पे कोई है तो उसको सेंटर मान के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इनके जो टेंजेंट होते हैं उनके टेंजेंट को हमें आपस में मिलाना है, यानी कि पहले हमें सेंटर, किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के सर्कल बनाना है और सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है और उस टेंजेंट को हमें ज्वाइन करना है। तो यही हमें करना है, यही काम हमें फिर करना है पॉइंट ए पे, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट देखना है। तो पॉइंट ए को सेंटर मान के फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये आपका ऐसे है, ठीक है, ये आपका इंटरफेस है और ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, और ये हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। तो दिस इज़ द पॉइंट ए, ये हमारा जो होगा बी होगा, ये हमारा ए बी जो है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, एंगल आई बना रहा है। तो बी के जो वाइब्रेशंस हैं उनको सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, v1 इंटू टाउ का टाइम जो है वो यहाँ पे लगता है। अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ए को सेंटर मानेंगे और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो किसके बराबर होगी, उस सर्कल की रेडियस होगी आपकी v2 इंटू टाउ, क्योंकि इस मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसलिए यहाँ पे जो रेडियस है वो v1 टाउ है, और सेकंड वाले मीडियम में जो सर्कल की रेडियस बनेगी वो किसके बराबर बनेगी, v2 टाउ के बराबर बनेगी। तो पॉइंट ए को सेंटर मान के हमने यहाँ पे मान लो एक सर्कल बना दिया ऐसे, और ये मान लो उस सर्कल का क्या आ गया, उस सर्कल का यहाँ पे हमने बना लिया, छोटा पार्ट हमने बना लिया, ठीक है। तो पॉइंट ए को हमने सेंटर माना और पॉइंट ए को सेंटर मान के मान लो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, और ये सर्कल ड्रॉ करके और ये उसका टेंजेंट यहाँ पे हमने निकाल लिया, और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, v2 इंटू टाउ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने टेंजेंट बना लिया, सर्कल का हमने यहाँ पे टेंजेंट बना लिया ऐसे, ये इतना पोर्शन जो है हमने सर्कल का टेंजेंट बना लिया यहाँ पे, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज़ द ई। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सी और ई है, ये हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सी ई इज़ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ए और ई को अगर हम मिलाएं तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, v2 इंटू टाउ के बराबर होगा, ठीक है। तो जो ए बी है, तो जो हमारा ए बी है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी जो है ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और जो सी ई है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इंटरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगा, यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट इस इंटरफेस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है ये एंगल आई, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये इस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इस इंटरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। और ये डिस्टेंस है, ये हमारा कितना हो गया, v1 टाउ, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा v2 टाउ, ठीक है। तो सेम यही हमें इस वाले फिगर में दिया गया है, तो ये फिगर में यही हमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इस वाले फिगर में यहाँ पे हमें दिया गया है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट थी, और ये जो है पॉइंट ए पे स्ट्राइक करती है। तो पॉइंट ए से अगर हम एक प्लेन वेव फ्रंट डालें तो ए बी इज़ द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, फिर ये जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है ए बी,
तो ये सरफेस के साथ में जितना एंगल बना रहा है ये हो गया हमारा एंगल आई। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, बी के वाइब्रेशंस को सी तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, v1 इंटू टाउ का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हमने देख लिया, यानी कि अब जब v के वाइब्रेशन सी तक पहुँच जाएंगे तो फिर उसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर हमने देखा कि ए को सेंटर मान के फिर हम यहाँ पे एक सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए, v2 इंटू टाउ, क्योंकि सेकेंड मीडियम में कितनी होनी चाहिए इसकी रेडियस, v2 इंटू टाउ, क्योंकि सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v2 है। ठीक है, फिर हमें पता है कि नया वेव फ्रंट हमारा कैसे आएगा, कि जो हमारा टेंजेंट है उसको हम किस पॉइंट से मिलाएंगे, पॉइंट सी से। तो ये जो होगा ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट होगा, दिस इज़ आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट इंटरफेस के साथ में जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो इंटरफेस के साथ में एंगल बना रहा है वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये फिगर है आपकी। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम आपको देखना है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव कर रहे हैं यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये हमारा आ गया। फिर यहाँ पे अब हम इसमें क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द शेप ऑफ वेव फ्रंट, कि अगर हमें यहाँ पे शेप ऑफ वेव फ्रंट निकालनी है, अगर हमें शेप ऑफ वेव फ्रंट निकालनी है तो हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी, v2 इंटू टाउ फ्रॉम द पॉइंट ए से सेकेंड मीडियम में। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सी ई जो होगा वो हमारा टेंजेंट ड्रॉ होगा पॉइंट सी से सी ई जो होगा वो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। ठीक है, सी ई जो होगा वो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। तो जो ए बी है ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और जो सी ई है वो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है आफ्टर द टाइम टाउ, वेयर v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम 1 एंड v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम 2। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है, यानी कि हमें अब इसमें स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है। और यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारी रे ऑफ लाइट है, तो ये अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है ये हम नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बनाएगी वो होगा हमारा एंगल आई, और यही रे ऑफ लाइट हमारी नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बनाएगी वो होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो वेव फ्रंट भी बना लिया और हमने जो इंसिडेंट लाइट है वो भी हमने यहाँ पे दोनों के एंगल जो हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा हुआ है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगी वो हमारा एंगल आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 बार देखा कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारा इंटरफेस के साथ में बना रहा है वो भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और जो हमारी इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ में बना रही है वो भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर हमने देखा कि ये जो है ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है जो कि इंटरफेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, एंगल आर। ठीक है, और फिर हमने देखा कि ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है ये हमारी नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है, एंगल आर बना रही है। अब हमें इसमें स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है हमारे पास, साइन आई और साइन आर। ठीक है, उसमें हमें क्या निकालना है स्नेल्स लॉ में, यानी कि साइन आई और साइन आर ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेंगे। साइन आई निकालने के लिए हम जो है इस वाली ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारी साइन आई की वैल्यू होगी, साइन आई जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, इस वाली ट्रायंगल में अगर हम निकालें
साइन आई जो होगा वो हमारा होगा बी सी अपॉन ए सी। साइन आई जो होगा वो हमारा किसके बराबर है, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमारा किसके बराबर है, वी वन इंटू टाओ अपॉन ए सी। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू हमने इस वाली ट्रायंगल से निकाल ली, वी वन टाओ अपॉन ए सी। ऐसे अब हमें साइन आर की वैल्यू निकालनी है। तो साइन आर की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए सी ई। तो ये वाली ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एंगल आर है, तो इसमें हमारा जो साइन आर होगा, साइन आर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ए ई अपॉन ए सी। और ए ई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वी टू इंटू टाओ के बराबर, और ये हो गया हमारा ए सी। तो हमें दोनों वैल्यू निकाली, साइन आई की और साइन आर की वैल्यू जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू हो गई हमारी दिस वन, और साइन आर की वैल्यू हो गई हमारे पास दिस वन। अब हमें दोनों को डिवाइड करना है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास दोनों को डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि कि अगर हमारे पास ये इंटरफेस है और ये रे ऑफ लाइट जो है हमारी सरफेस पे इंसिडेंट करती है और ये हमारा नॉर्मल है, कि अगर रे ऑफ लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड होती है देन V2 इज़ लेस देन V1। जो हमने इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, फर्स्ट वीडियो में जो हमने कोरपस्कुलर मॉडल पढ़ा था या रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था कि जब आपकी रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1। लेकिन फिर हाइजन प्रिंसिपल में, फिर हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि हाइजन प्रिंसिपल ने क्या बताया कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो नॉर्मल की तरफ अगर बेंड हो जाती है तो आपका V2 जो है वो V1 से लेस देन होना चाहिए। तो ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है कि अगर ये हमारे पास एक इंटरफेस है और यहाँ पे हमारी अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है और ये अगर हमारा कोई नॉर्मल है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा हो गया एंगल आई और ये हो गया हमारे पास एंगल आर। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है, ये हमने निकाल लिया, हमने साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकाल ली, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, V1 अपॉन V2 हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि V1 इज़, कि इसमें लाइट जो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, कि V2 इज़ लेस देन V1। तो हमें इसका कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो प्रूफ करना है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था उसमें हमने ये बताया था कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है तो सेकंड मीडियम में वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन अभी हाइजन प्रिंसिपल ने इसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ किया था, उन्होंने इसका उल्टा जो है वो प्रूफ किया था। उन्होंने कहा कि अगर रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो सेकंड मीडियम में स्पीड लाइट वेव ऑफ लाइट जो है वो आपकी कम होगी और फर्स्ट मीडियम में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी गेट एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। फिर हमने यहाँ पे देखा कि अगर आर जो है आपका वो लेस देन आई है, अगर आर जो है वो आपका लेस देन आई है एंड इफ रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट wave in the second medium will be less than the speed of light in the first medium। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, R लेस देन I। तो इस वाले फिगर में अगर हम देखें कि अगर हमारी रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये किसके साथ एंगल बना रहा है यहाँ पे, एंगल I। तो अगर ये लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो मान लो ये अगर नॉर्मल है तो इसकी तरफ अगर हमारी ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो जो एंगल आर है वो हमारा छोटा होगा एंगल आई से। ठीक है, अगर हमारी ये लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं कि जैसे ही
यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट अगर आपकी जा रही है, ये अगर इसमें ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो कि एंगल बना रहा है आपका आई। तो ये वाली रे अगर ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ तभी बेंड हो रही है जब आर जो होगा वो आपका किससे छोटा होगा, आई से छोटा होगा। तो रे नॉर्मल की तरफ तभी बेंड हो रही है जब आर की वैल्यू जो है वो आई से कम होगी। और अगर हम इसमें पुट करें कि आर की वैल्यू अगर आई से कम होगी, इसमें पुट करें अगर हम इस वाले में कि अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, इसका मतलब आई की वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी है और आर की वैल्यू जो है वो आपकी छोटी है। तो इसका मतलब यहाँ से जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी आपकी, वो ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा है और नीचे वाला फैक्टर जो है वो कम है। आई की वैल्यू ज़्यादा है और आर की वैल्यू कम है, तो ऊपर वाला फैक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला फैक्टर है ये ज़्यादा है और नीचे वाला फैक्टर कम है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, और हम ये कह सकते हैं कि V2 इज़ लेस देन V1। इसका मतलब कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो उसकी जो स्पीड है सेकंड मीडियम में वो डिक्रीज़ हो जाती है और फर्स्ट मीडियम में वो आपकी इंक्रीज बढ़ती है। यानी कि फर्स्ट मीडियम में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन सेकंड मीडियम में जैसे ही वो जाती है उसकी स्पीड जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि जब आपकी रे ऑफ लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो आर की वैल्यू जो है वो आई से कम है, तो इस वाले फैक्टर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब V1 जो है यहाँ से V2 से बड़ा है। इसका मतलब कि सेकंड मीडियम में जो स्पीड है वो लेस है देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। तो यही हाइगन को प्रूफ करना था और दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम द कॉर्पस्कुलर मॉडल जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया। फर्स्ट मीडियम में हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं। फिर हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है यानी कि N1 जो है अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हमें पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, C/V1 के बराबर होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि किसी भी मीडियम का जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, म्यू से भी हम इसको लिख सकते हैं, म्यू = C/V, ठीक है, या फिर हम इसको N से भी लिख सकते हैं, N = C/V, किसी भी उससे हम इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है और वो किसके बराबर होगा, C/V1 के बराबर होगा। और अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है तो वो किसके बराबर होगा, C/V2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V1/V2 की वैल्यू। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम दोनों को डिवाइड, तो यहाँ से V1 किसके बराबर आ जाएगा आपका, V1 = N/N1/C। V1 की वैल्यू आ गई यहाँ से N1/C और V2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे V2 = तो यहाँ से जो आपका V1 आएगा, V1 = C/N1 और यहाँ से जो V2 आएगा, V2 = C/N2। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो V1/V2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हमारा C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, N2/N1। तो ये हमारा किसके बराबर है, N2/N1 के बराबर है। और हमें पता है ये V2/V1 हमारा किसके बराबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हमने निकाला कि V1/V2 जो है वो हमने I/sin R के बराबर, और अभी हमने निकाला कि V1/V2 किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, N2/N1 के बराबर है। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा N1 × sin I = N2/sin R। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्नेल्स लॉ है, यही हमें प्रूफ करना था इसमें, स्नेल्स लॉ। तो दिस इज़ द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है कि sin I/sin R = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ/1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ2/μ1।
तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था। μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। यहाँ पे ये हमारे इसके पास आया n2 अपॉन n1, तो यही हमें प्रूफ करना था। n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 अपॉन साइन आर। दिस इज द स्नेल्स लॉ। n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो अब जो है इसको हम जो है वेवलेंथ के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर लिया। दिस इज़ द स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। यही आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है और यही हमें आपको प्रूफ करना था। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू किसके बराबर भी निकाल सकते हैं, v1 और v2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इफ़ λ1 एंड λ2, अब हमें क्या निकालना है, λ1 और λ2 देखना है। इफ़ λ1 एंड λ2 डिनोट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम 1 में जो वेवलेंथ है लाइट की वो λ1 है और मीडियम 2 में जो उसकी वेवलेंथ है वो λ2 है। तो जो λ1 है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस BC जो है वो λ1 के बराबर होगा और डिस्टेंस AE जो है वो आपका λ2 के बराबर होगा और टाइम जो है वो दोनों में सेम है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे ये, तो अगर फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम में जो वेवलेंथ है वो है हमारी λ1, तो वो किसके बराबर है, इसने कितना, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू λ1। और वेव ने सेकंड मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, λ2 के बराबर होगा। ठीक है, तो λ1 इज इक्वल टू v1 टाउ और λ2 इज इक्वल टू v2 टाउ। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फिर। तो λ1 जो है वो हमारा v1 टाउ के बराबर है और λ2 जो है वो हमारा किसके बराबर है, v2 टाउ के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को डिवाइड करें तो टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा। तो λ1 बाय λ2 हमारे पास किसके बराबर आया, λ1 बाय λ2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2 इज इक्वल टू v1 बाय v2। तो यहाँ से हमने क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला फ्रॉम एबव इक्वेशन। यहाँ से हमने क्या निकाला, व्हेन ए गेट रिफ्रैक्टेड इनटू ए डेंसर मीडियम, कि जब भी आपकी कोई भी वेव जो है वो आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है इनटू द डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2, द वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन डिक्रीजेज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब भी लाइट आपकी किसी डेंसर ये है रेयरर मीडियम से अगर वो डेंसर मीडियम में आपकी ट्रैवल करती है, डेंसर मीडियम का मतलब वो आपकी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो अगर इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है और इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है, देन v2 विल बी लेस देन v1। सेकेंड मीडियम में जो वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है और जो वेवलेंथ है λ2 इज लेस देन λ1, तो जो वेवलेंथ है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी जो है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो आपकी चेंज नहीं होती, दैट रिमेन्स अनचेंज। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में आता है। रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, इसमें हमने हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव पढ़ा। इसमें हमने ये सारा डायग्राम अंडरस्टैंड किया कि कैसे कैसे डायग्राम आपका बन रहा है। फिर हमने देखा कि ये मीडियम ये कैसा रिफ्रैक्शन आपका रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, कि जैसे ही लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये आपका इंटरफेस है, और जैसे ही लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और इस केस में जो सेकंड मीडियम की वेलोसिटी है वो आपकी कम होती है और जो सेकंड मीडियम का जो वेवलेंथ है लाइट का वो भी आपका कम हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द अनचेंज।
ठीक है। तो जैसे ही आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हो तो वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, वेवलेंथ भी डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स सेम, वो फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो सेम होती है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।